Hello everyone, my name is Kiran Khemani and welcome to the channel of EduCircle Education 360. I hope your studies are going great and let us know if we can help you in any case. And I hope you have watched the part 1 to part 3 of the accounts MCQ series. If not, then please go to our channel and watch the part 1 to part 3. Let's start with our part 4. Kindly subscribe to our channel, like and share. Okay, so let's begin. Starting with the first question of shares, which is in continuation to the part 3 series. Okay, if a share of rupees 100 on which 60 has been paid is forfeited, it can be reissued at a minimum price of. Okay, please read this question very properly. ठीक है, अगर कोई शेयर 100 रुपीज का है और उस पे 60 रुपीज मिल चुके हैं और फिर हमने क्या किया, उसको फॉरफीट किया. क्यों? क्योंकि उसका कॉल्स एंड अरियर्स हो रहा था, 40 रुपीज नहीं मिले थे. फाइन, अभी हम इसको अगर री इशू करेंगे तो मिनिमम हमको कितना मिलना चाहिए, ये आपको सोचना है. तो जितना आपका कॉल्स एंड अरियर्स रह चुका है, आपको मिनिमम उतना तो मिलना ही चाहिए ना. तो मिनिमम अमाउंट दैट वी शुड गेट इज ₹40. Next, those companies whose share are listed on the recognized stock exchange for public trading. हमको बताना है कि कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जिसमें पब्लिक इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकती है, वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? क्या वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, लिस्टेड, प्राइवेट की लिमिटेड कंपनी? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को कुछ वर्ड्स को कैच करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है. So since it is listed on stock exchange, it is always called as a listed company. B is the answer, but I will explain the other options. What is the government company? So the government company is the one which is owned, managed and controlled by the government, either central or state government. तो गवर्नमेंट कंपनी पे लिस्टेड हो सकती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि लिस्ट जो होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट होती है. दैट इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक, उसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती है. ओके, limited company. What do we understand by this word limited company? Limited company are all the companies which are limited by shares or limited by guarantee. तो हर कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहती है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, उसके बाद में क्या लगता है? लिमिटेड, बिकॉज इट इज ईदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज द लिमिटेड कंपनी, but listed company is the most appropriate answer. Next, share allotment account is a dash. तो share allotment हम लोग ये अकाउंट कब और क्यों ओपन करते हैं? तो एक होता है शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स दी लाइबिलिटी बिकॉज इट इज द कैपिटल. ठीक है, तो शेयर कैपिटल तो लाइबिलिटी अकाउंट होता है, बट शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? तो जब आपको शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगाना रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. मतलब हम लोग ड्यू करते हैं, है ना, हम लोग मनी कॉल करके ड्यू करते हैं कि हमको ये पैसा रिसीव करना है. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे हम लोग किसी को क्रेडिट पे माल बेचते हैं, किसको बेचते हैं? डेटर्स को बेचते हैं. तो हम लोग उनका पैसा ड्यू रखते हैं एंड वी कंसिडर डेटर्स एज आवर एसेट, क्योंकि हमको वो पैसे देने वाले हैं. तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? डेटर्स टू सेल्स, है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो वैसे ही हम लोग शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हैं और ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. तो शेयर अलॉटमेंट इज सेम ट्रीटेड एज डेटर्स, दैट्स व्हाई इट इज योर एसेट अकाउंट. फिर बाद में जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैश टू शेयर अलॉटमेंट. तो वो एसेट को खाली कर देंगे क्योंकि हमको वो पैसा मिल गया, ड्यू रिसीव हो गया ड्यू डेट पे. सो द आंसर इज सी.
Next, provision for provident fund comes under. So this question is coming from your financial statements of the company. हमको बताना है कि provision for PF ये कहाँ पे शो होता है बैलेंस शीट में. कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो उसके हिसाब से जो प्रोविजन होते हैं प्रोविडेंट फंड के, सबसे पहली बात तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज अ प्रोविडेंट फंड. सो प्रोविडेंट फंड इज समथिंग व्हिच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. तो उसके लिए वो पैसा जमा करते रहते हैं और फिर बाद में एम्प्लॉयज को वो पे करते हैं. तो हमको तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ लॉन्ग टर्म चीज है, तो डेफिनेटली वो कुछ तो भी लॉन्ग टर्म है. और प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन का मतलब हम लोग जब एक अमाउंट सेट असाइड करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, सो प्रोविजन इज ऑलवेज योर लाइबिलिटी. क्योंकि अगर आप प्रोविजन सेट आउट कर रहे हो प्रोविडेंट फंड पे करने के लिए, मतलब आप पैसा या फिर प्रॉफिट सेट असाइड कर रहे हो टू बी पेड एज अ प्रोविडेंट फंड, सो दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी. तो वो कहाँ पे शो होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शो होगा. इफ यू रिमेम्बर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन का जो कॉलम रहता है वो वहां पे डिस्प्ले होगा. ट्रेड पेएबल्स नहीं होगा. ट्रेड पेएबल्स आर योर क्रेडिटर्स, ये करंट एसेट्स होते हैं. अदर करंट लाइबिलिटीज में भी नहीं होगा क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म वाली प्रोविजंस डालेंगे. ओके, सो द आंसर इज ए. Next, which of the following is not required to be prepared under Companies Act? ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको क्या नहीं बनाना है? पीएनएल नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो हमको बताना है कि क्या कंपलसरी नहीं है. पीएनएल तो सबको बनाना रहता है, बैलेंस शीट भी सबको बनानी रहती है. फंड फ्लो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज कंपलसरी फॉर द कंपनीज टू बी मेड as per Companies Act. So what is not compulsory is the auditor's report. So your answer is C. Auditor's report मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो रिपोर्ट होती है, जो प्रेजेंट होती है, कंपनीज haven't made it compulsory कि आपको ये बनानी ही है. ठीक है. Now coming to the ratios questions. Current ratio, this is a very basic question. We all know current ratio का formula क्या होता है. So current ratio is that ratio which measures the liquidity of the firm. It measures कि हमारे जो current assets हैं उनमें कितनी capacity है to pay the current liabilities. So this is the formula for current ratio. Okay. So I hope this video was helpful for you guys. If yes, then please give a thumbs up. This is a contact number for EduCircle. It is an institute located in Nagpur. You can call us. You can contact us in case of anything for any of these courses which I mentioned here. We will be really happy to help you all. Like, share, and subscribe because I'm going to make more such videos, and all the very best for your examination. Thank you.